नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज हम बातचीत करेंगे बंधन एएमसी के मिड कैप फंड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आजकल मिड कैप में चल रही है। तो क्या इस वक्त जब मिड कैप में एक थोड़ा हमने करेक्शन देखा है, उसके बाद मिड कैप में एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप मिड कैप फंड में पैसे लगाएं और आगे इसमें किस तरीके की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सचिन रेलेकर जी, जो बंधन एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर हैं। सचिन जी से थोड़ी बातचीत हम लोग मार्केट पे शुरुआत में करेंगे, उसके बाद फिर डिटेल में इस फंड को समझेंगे कि मिड कैप फंड में इस वक्त पैसा लगाना कितना मुफीद है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। थैंक यू। तो सचिन जी, हम लोग इससे पहले कि फंड में डिटेलिंग में जाएं, एक बिग पिक्चर मार्केट पे आप लोगों का रुख क्या है इस समय, कैसे आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं दुनिया भर में। यूएस में देखिए, चाइना में देखिए, जापान में देखिए, इवन अपने देश में भी तरह तरह की बहुत सारी इवेंट्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आपका इस समय अप्रोच क्या है? जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, बहुत डायनेमिक फेज है यहाँ पे। वहाँ पे यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, यूरोप में वॉर अभी भी है, जापान में थोड़े से मैक्रो इकोनॉमिक लेके काफी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, चाइना ऑब्वियसली थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पे डिसअपॉइंट हो रहा है। तो है डायनेमिज्म काफी जगह पे है, वोलेटिलिटी है। इंडिया में एक्चुअली अगर ये सारी चीजें के सामने अगर इंडिया का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो वहां पे एक्चुअली काफी पॉजिटिविटी है। एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी बेहतर कर रही है, करेंसी काफी स्टेबल है, बहुत सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहा जाते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, सीमेंट डिमांड है या डोमेस्टिक डिमांड इंडिकेटर्स जो है वो काफी अच्छे आसार दिखा रहे हैं। तो वो सारे सिंबल्स काफी अच्छे हैं। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट पिक्चर भी उसमें आता है कि दुनिया में जहाँ पे जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है या ग्लोबली इवन इमर्जिंग मार्केट्स में वोलेटिलिटी है, उसके मुकाबले में इंडिया पिक्चर एक्चुअली लुक्स फार बेटर। तो वो ऑब्वियसली एक बड़ा पॉजिटिव है। तो वो सबसे पहला है। तो मैक्रो अगर जिसे कहते हैं, मैक्रो अगर ग्लोबल और डोमेस्टिक ऐसे दो बकेट्स में डिवाइड करेंगे तो डोमेस्टिक मैक्रोज में एक्चुअली ज्यादा पॉजिटिविटी है और ग्लोबली बहुत सारा चीज अभी भी अनसेटल्ड टाइप सी है। तो ये सबसे बड़ा एक टेक अवे है। और मार्केट भी इसी चीज को देख रहा है, इसीलिए इंडिया ऑल्सो करेंसी इतना स्टेबिलिटी है। ऊपर से इंडियन मार्केट जो ब्रॉड मार्केट है जहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी ज्यादा ओरिएंटेशन दिखता है, वो एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है उन सेक्टर्स को जिसका ग्लोबली लिंकेज ज्यादा है। तो वो एक बहुत ही लॉजिकल समझ में आता है कि उस तरह से वो मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। सो हम लोग भी उसी तरह से देख रहे हैं। डोमेस्टिकली ओरिएंटेड कंपनीज का भविष्य ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहा है और डोमेस्टिक पॉलिसीज भी काफी कंसिस्टेंट है। जॉब क्रिएशन पे जो ज्यादा एम्फेसिस है, वहाँ पे काफी फोकस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी अच्छे से हो रहा है और वो सारा आपको रिफ्लेक्शन उन कंपनीज के अर्निंग में और उस कंपनीज का जो आउटलुक दिया जा रहा है उसमें दिख रहा है। हम लोग भी उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हम लोग उसी तरह से अपने आप को पोजीशन भी कर रहे हैं। और पॉजिटिविटी तो है, उसको लेके कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिविटी मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि, बिकॉज आप देखो कि लास्ट 3 साल में काफी रिटर्न भी बन चुके हैं, तो वैल्यूएशन ऐसे बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत हाइपर जोन में है या बहुत एक्सट्रीम जोन में है। तो वैल्यूएशन बट लेकिन एवरेज से काफी ऊपर है, तो वो एक क्वेश्चन है। इसलिए मैंने कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव है और वो दोनों को बैलेंस से आपको देखना चाहिए। ओके सचिन जी, एक सवाल और। यूएस में जो कुछ भी हो रहा है, हम बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल एक मैच्योर मार्केट की तरह, डेवलप्ड मार्केट की तरह, और यूएस में एक डेवलपिंग मार्केट जैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स एकदम सर्ज हो रही हैं, क्रूड में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो रही है। तो अभी तक तो हम अपने आप को है जो ये कह के कि हमारे अपने जो पैरामीटर्स, हमारे जो अपने इंडिकेटर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और ये सही भी है कि यूएस भारत का बाजार अपने हिसाब से बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है। लेकिन कब तक? क्योंकि आप मदर ऑफ ऑल मार्केट है यूएस, वहाँ पे अगर 5-5.5% का रिटर्न मिलेगा डॉलर टर्म्स में, तो फिर तो मनी फ्लाइट हो गई नहीं यहाँ से, फिर बहुत समय तक तो आप बच नहीं सकते हैं। क्या ये एक रिस्क है क्या अभी भी?
है यूएस रिस्क जरूर है। ऑयल प्राइस का भी इम्पोर्टेंस इंडियन मार्केट्स के लिए है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट पे काफी डिपेंडेंस है और वो उससे इन्फ्लेशन बाकी सारी इकोनॉमी में भी काफी अफेक्ट होता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो वो रिस्क फैक्टर जरूर है। लेकिन ऑयल प्राइसेस बढ़ने के और गिरने के भी ऑब्वियसली वो कमोडिटी है, तो वहां पे भी डिमांड सप्लाई इक्वेशन ही प्ले आउट करता है। तो डिमांड से लेके तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर ग्लोबली नहीं है। सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर इन ग्रोथ जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो चाइना है। लेकिन चाइना में जैसे मैंने कहा कि उनका एक्चुअली ग्रोथ आउटलुक इतना स्ट्रांग है नहीं, बिकॉज उनके रीजंस अलग है। उनकी साइज भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो उतने बड़े साइज पे इतने फास्ट रेट से ग्रो करना मुश्किल है। जैसे आपने यूएस की तरफ जो पॉइंट आउट किया, यूएस में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। देखिए वो एक तो वॉर में काफी जोर से मतलब उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है वहां पे, तो जियोपॉलिटिकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स दूसरा इशू ये है कि जो 2020-21 के एंड से जो वहां पे एक प्ले आउट हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काफी स्टीफ है और वहां पे इन्फ्लेशन के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जो वेज इन्फ्लेशन पार्ट है जो वो सबसे स्टिकी प्रूव हो रहा है और वहां पे अभी तक वहाँ उन्होंने नहीं देखा, मतलब बाकी इंडिकेटर्स थोड़े नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वेज इन्फ्लेशन जो स्टिकी पार्ट है वहां पे अभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो जैसे कि उनके सेंट्रल बैंक की कमेंट्री में भी हमने देखा कि जो कमेंट्री है वो कह रहे हैं कि उसका एक टेक अवे है कि इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊंचे स्तर पे ज्यादा समय तक बने रहेंगे जब तक उनको ये नहीं दिखता है कि इन्फ्लेशन प्रॉपरली कंट्रोल में है। तो वो एक प्रेशर पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ पे रहेगा, वो प्रेशर पॉइंट मार्केट के आउटलुक पे रहेगा। तो लेकिन हम ये नहीं अभी देख रहे कि अभी भी इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ेंगे। एक तरह से वो इंटरेस्ट रेट पीक के नजदीक है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन वो लंबे समय तक ऊपर के स्तर पे रहेगा, तो वो एक थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। तो अगर ऑयल प्राइस ये सारे इक्वेशन को ऑफसेट करता है, जिसका कि मतलब इतना आउटलुक स्ट्रांग नहीं है डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सप्लाई से शॉक्स आ सकते हैं। तो ऑयल प्राइस अगर इस पूरे इक्वेशन को ऑफसेट करता है तो इंडियन मार्केट्स में उसका असर तो दिखाई देगा, लेकिन उसका सेंसिटिविटी इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज डोमेस्टिक इंडिकेटर जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि उसमें अलग जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पॉलिसी ड्रिवन भी है कई जगह पे, और कई जगह पे इंटरनल फैक्टर्स भी उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और तो वो दोनों मिला मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से ऑफसेट हो जाए। करेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे ध्यान रखना चाहिए, और आपके फंड मैनेजर साहब की व्यू क्या है ये आपने सुने। सचिन, जब हम लोग बात करते हैं फंड की, क्योंकि आपका फंड मिड कैप वाला नया है कंपैरेटिवली, तो मुझे 2-3 खास बातें बताइए इस मिड कैप फंड की। तो एक तो हम 3 अगर इम्पोर्टेंट चीजें मैं इस मिड कैप फंड के बारे में कहूँ, तो एक तो हम लोग इस कैटेगरी को थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश की है, और उसको हम देखते हैं किस तरह से है कि यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे आपको लार्ज कैप अलोकेशन से काफी इंपॉर्टेंटली एक डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। जैसे आप लार्ज कैप को देखेंगे तो आपको ज्यादातर फाइनेंशियल्स, एनर्जी जैसे ऑयल एंड गैस या आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा परसेंटेज वहां पे ऑक्यूपाई हो जाता है। 60-65% आपका उसी में अलोकेशन चला जाएगा। लेकिन आप अगर मिड कैप स्पेस देखेंगे तो एक तो बहुत बड़ा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है जो लार्ज कैप में शायद प्रेजेंट भी नहीं है। तो काफी निश कंपनीज है जो अपने आप में एक बिजनेस लीडर्स भी है, लेकिन वो फिर भी आज की मार्केट में उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरह से है कि वो फिर भी मिड कैप बकेट्स में है, तो उनके ग्रोथ ड्राइवर्स काफी लंबे समय तक स्ट्रांग रह सकते हैं। जैसे स्पेशलिटी केमिकल है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है, ऑटो एंसिलरीज कंपनीज है, जिनका एक्चुअली बिजनेस ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन वो अभी भी उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप से। तो ये सारे बिजनेस में क्वालिटी एस्पेक्ट्स आप देखेंगे या ऑर्गेनाइज रिटेल लीडर्स देखेंगे, तो इनकी क्वालिटी एस्पेक्ट अगर आप बिजनेस के देखेंगे तो वो क्वालिटी एस्पेक्ट्स आर एक्चुअली मतलब लार्ज कैप कैंडिडेट से बेहतर भी है, कंपेरेबल भी है, फिर भी वो एक आपको एक्सपोजर वहां पे ले सकते। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट है कि मिड कैप को देखना किस तरह से। हम लोग क्वालिटी बिजनेस भी देखना चाहिए और हमको उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी चाहिए, और उसके साथ में तो एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी प्ले करता है आपके लार्ज कैप एलोकेशन से। तो एक जस्टिफिकेशन
आ जाता है कि आपको ये मिड कैप कैटेगरी किस तरह से आपका वेल्थ क्रिएशन एस्पेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। दैट इज फर्स्ट। दूसरा, हमने जब को देखा कि इसको हम लोग ये इतनी जो अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग है उसको हम लोग किस तरह से उसको लेवरेज कर सकते हैं, किस तरह से उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी बराबर से कर सकते हैं, तो वी केम अप विद अ फ्रेमवर्क। तो हमने कहा कि इस मिड कैप स्पेस में भी जो क्वालिटी एस्पेक्ट्स है उसको जिस तरह से हम लोग जज करेंगे, तो हम लोग गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, हम लोग कैपिटल एलोकेशन रिकॉर्ड्स पे फोकस करेंगे, तो एक फिल्टरिंग प्रोसेस हो जाएगा जिससे कि हमें वेल मैनेज्ड और लॉन्ग टर्म फोकस वाली कंपनी हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे हमने कंपनीज का कैपिटल एफिशिएंसी देखा, डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखा और ग्रोथ पैरामीटर मतलब ग्रोथ एस्पेक्ट देखा, स्केलेबिलिटी देखा, तो उस तरह से हमने उसको बिल्ड किया। तो काफी प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच से हमने इस पोर्टफोलियो को डेवलप किया। और उसके बाद एक कैटेगरी का एक जो रेगुलेशन है कि हमें 65% से ऊपर हमें मिड कैप में एलोकेशन करना है, तो वो जो फ्रीडम या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमें बचता है कि हम लोग 30% 35% तक लार्ज और स्मॉल कैप से भी चूज कर सकते हैं। वहां पे भी हमने ये देखा कि जो भी उस कैटेगरी से कंपनियां कैप में इंक्लूड की जा रही है वो मिड कैप से जो कैंडिडेट्स है उससे बेहतर हो और उसको कॉम्प्लीमेंट करे रिस्क मैनेजमेंट में ऑल्सो और रिटर्न प्रोफाइल में ऑल्सो। तो इस तरह से हमने वो पोर्टफोलियो कंपोजिशन थोड़ा सा सारे एंगल से सोच के हमने उसको जस्टिफाई और बनाने का कोशिश किया है। तो ये डिफरेंशिएटिंग अप्रोच है। जैसे कि आपने कहा फंड नया है, जैसे ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें मैच्योर होते जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन और भी शार्प होता जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सचिन से ये जानेंगे कि कौन से सेक्टर में वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय इंडिया में देख रहे हैं। स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं बंधन मिड कैप फंड के बारे में, जिसमें एक नए तरीके की थीम को लेकर फंड मैनेजर साहब चल रहे हैं। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सचिन जी, कैपिटल गुड्स एक सेक्टर है जिसपे काफी वेटेज है आपका, और ये एक्चुअली यूनिक बनाता है आपको, जो कि बहुत सारे मिड कैप फंड से मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। क्या रीजन है कि आप कैपिटल गुड्स पे इतना बुलिश हैं? जैसे कि मैंने ये फ्रेमवर्क भी हमारा बताया कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एज पे काफी फोकस करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट, हेल्थ और कॉम्पिटिटिव कैपिटल एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। अगर ये दो एस्पेक्ट्स में इन कंपनी में ढूंढने जाऊं तो यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ जाता है कि जो भी कंपनीज हमारे इसमें कैपिटल गुड्स में या इंडस्ट्रियल्स में जो हमने सिलेक्ट किए वो काफी टेक्नोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उनका बैलेंस शीट और कैपिटल एफिशिएंसी बहुत अच्छे। तो ये दो एस्पेक्ट्स है, वो आपको सीधा एक उसका आउटलुक दे देता है कि इसका फ्यूचर काफी स्ट्रांग हो सकता है। अब जहां पे यहाँ पे इंडिया में हम लोग जॉब क्रिएशन की और पॉलिसी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स कंपनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसमें, क्योंकि ये थीमेटिक में बहुत अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हमने तो तीसरा एस्पेक्ट जो स्केलेबिलिटी का है वो भी उसके साथ में आ जाएगा। तो हमने ये जब देखा पूरा यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में हमने जब इस कंपनीज को मैप करना शुरू किया तो ये ऑब्वियसली इस कंपनीज के सामने ये अलाइनमेंट सबसे ज्यादा परफेक्ट आया है। तो इसलिए हमने वो कैपिटल गुड्स कंपनीज का वेटेज और एलोकेशन उसके साथ में अपने आप को प्रोसेस से ऊपर आ गया। ओके सचिन जी, एक चीज बताइए, कैपिटल गुड्स सेक्टर जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि कैपेक्स कितना हो रहा है। तो आज भी प्राइवेट कैपेक्स उतना नहीं हो रहा है, सरकारी कैपेक्स बहुत ज्यादा है। और अगर आपको कैपेक्स की थीम ही प्ले करनी है तो बैंकिंग के थ्रू भी प्ले की जा सकती है। या आप मानते हैं कि बैंक में कैपिटल क्रेडिट ग्रोथ पीक हो रही है, इसलिए बेटर है कि कैपिटल गुड्स के थ्रू जाए? तो वो जो प्ले करने के तरीके हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं कि इस थीम के आप 3-4 पहलू आप देख सकते हो और उस एस्पेक्ट्स में कैसे कैसे पोजीशन करना है, एक थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ऑब्वियसली हो ही रहा है, बट साथ में जो इंडस्ट्रियल केपेक्स भी है वो भी काफी डाइवर्सिफाई हो रहा है। जैसे शुरुआत में कुछ सालों पहले हमारा इंडस्ट्रियल केपेक्स जो डिपेंडेंसी था वो बहुत सारा 2 या 3 इंडस्ट्रीज पे, लार्ज इंडस्ट्रीज पे डिपेंड था। मेटल्स माइनिंग हुआ, फिर आपका ऑयल एंड गैस हुआ, और फिर थोड़ा डिफेंस और वैसे हुआ। लेकिन आज आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काफी स्पेंड हो रहा है, काफी स्पेंड ऑटोमेशन पे हो रहा है, काफी स्पेंड डेटा सेंटर्स में हो रहा है।
तो अगर कोई लार्ज बड़ी कंपनीज के बारे में अगर उनके मैनेजमेंट को हम सुनेंगे तो वो कहते हैं कि पहले ये जो 3-4 इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंस था वो अब बढ़ के 20-23 कंपनी इंडस्ट्री तक का हुआ है। और एक सबसे बड़ी एक और थीम है कि यहाँ पे एक एनर्जी ट्रांजिशन का भी एक बड़ा थीम हो रहा है। बहुत सारा केपेक्स और स्पेंड इज वो डायरेक्ट हो रहा है आपके ग्रीन और रिन्यूएबल की तरफ। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इंक्रीमेंटल स्पेंड इन एनर्जी जो है वो बहुत सारा फोकस इज एंटायरली इन द ग्रीन आस्पेक्ट। सो ये जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो ऐसे बढ़ गया है और डाइवर्सिफाई हो गया है, उसकी वजह से कैपिटल गुड्स कंपनियों का जो प्ले है या एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है वो भी काफी एक्सपांड होता है। हर कंपनी सब चीजों में काम नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग निशेस में अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड इनका बहुत बड़ा स्केलेबल अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो बाकी जो पहलू है जैसे बैंकिंग हुआ या कॉर्पोरेट बैंक्स हुआ वो उनको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वो डायरेक्ट प्ले मिलता है। तो मेरा जो नीडल मोर बोलते हैं या अल्फा अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। और इसमें भी पावर इक्विपमेंट ज्यादा फोकस में रहेंगे क्योंकि अल्फा आपको वहां मिल सकता है। हाँ, तो पावर इक्विपमेंट में देखिए वही जो ट्रांजिशन जो है आपका जो क्लीन एनर्जी का ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और उसमें विंड सोलर वो सारा प्ले होगा। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को भी हम लोग इंक्लूड करने का कोशिश करते हैं। और उसमें एक टेल भी होता है कि आपका एक डायरेक्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, फिर उसके एक्सेसरी सप्लायर्स भी है, वो सारे का सारों जैसे मतलब ग्रीन एनर्जी में बाकी चीजें भी है, जैसे फ्रॉम एथेनॉल बेस्ड कंपनीज होती है, वो एथेनॉल इज आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी पर से, तो वहां पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कैन ऑल्सो प्ले रोल। सो ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए कौन सी कंपनी यहाँ पे रोल प्ले करेगी, किसका टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ज्यादा है, किसका लॉन्ग टर्म आउटलुक कैन बी गुड एट द सेम। सचिन जी, एक और इंटरेस्टिंग थीम है जो कंज्यूमर से रिलेटेड है, डिस्क्रिशनरी कह सकते हैं उसको आप, जिसमें EMS है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है और इस तरह की चीजें होंगी। जैसा अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फेस्टिवल सीजन में कम से कम 4.5 लाख करोड़ की बाइंग होनी है, उसमें इसी तरीके के सारे आइटम्स खरीदते हैं लोग। और ये थीम लगातार बढ़ रही है, 12-15% की CAGR इसमें कंटिन्यूसली बनी है ईयर आफ्टर ईयर, और इसमें से कुछ एक प्लेयर जो 30% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। क्या ये थीम भी आपके रडार पे है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी? या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का तो मतलब एक होता है लो टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एक होता है हाई टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। हाई टिकट में आपके ऑटोमोबाइल्स आते हैं और ऑटोमोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। दूसरा आपका है लो टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स वो सब भी आता है। और मोबाइल फोन्स इज ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मोबाइल फोन ब्रांड में हम लिस्टेड प्ले एक्चुअली कोई अवेलेबल है नहीं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसको भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं थ्रू इधर आप फाइनेंशियल से एक्सपोजर ले सकते हैं, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग चेन में आपको कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है या निश कंपनीज है, वो सारा चीज को भी हम लोग ध्यान में रख के उसमें भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है। तो और वो कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी जो आपने कहा वो सबसे बड़ी थीम है इंडिया में, बिकॉज हमारा पर कैपिटल GDP भी बढ़ ही रहा है। तो पर कैपिटल GDP जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी एक्सपांड ही होंगे। तो उसमें फूड डिलीवरी कंपनीज भी आ रहा है क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड। तो मतलब आई एम जस्ट से मतलब बता रहा हूँ कि इसको भी एक एक्सपांडेड तरीके से भी देख सकते हैं, तो वो जरूर है। तो हम लोग अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें भी हमने ये सारी चीजों का एसेस करने का और उसमें भी बिल्ड करने का कोशिश किया है। तो थीमेटिक तो एक है, थीमेटिक तो एक ऊपर के लेवल पे आता है। उसके बाद जब हम बॉटम्स अप करते हैं तो वहां पे हम लोग वो फिल्टरिंग का बहुत एप्लीकेशन ज्यादा फोकस तरीके से या बहुत डिसिप्लिन तरीके से करते हैं कि वो कंपनी का फिल्टर होना चाहिए, गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म आउटलुक, कॉम्पिटिटिव एज, ये सारा चीज हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अच्छा, IT में भी आप अभी भी अंडरवेट हैं क्या? एक्चुअली मिड कैप फंड में IT का बहुत बड़ा प्ले है नहीं। मिड कैप IT कंपनीज बहुत ज्यादा बहुत सारा जो IT सर्विस का कंपनी है वो काफी लार्ज कैप कंपनीज है। तो
वो एक्सपोजर हमारे लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप टाइप मैंडेट्स में ज्यादा है। मिड कैप में जो निशिश कंपनीज है वो तो हमारे पास है, बट वो एक्सपोजर परसेंटेज टर्म में बहुत ज्यादा नहीं है। ओके तो ये इंटरेस्टिंग चर्चा रही है, सचिन जी ने बहुत खुल के समझाया और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक अलग थीम लेके चल रहे हैं कैपिटल गुड्स की, जो कि इस वक्त की इंडिया की बिगेस्ट थीम में से एक है, क्योंकि सरकार की जो स्पेंडिंग है पूरा देश एक तरीके से रीडेवलपमेंट मुंबई की भाषा में कहें तो जा रहा है, तो वो एक बड़ी थीम है जो इस फंड के थ्रू प्ले हो रही है। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसमें हाई टिकट साइज और लो टिकट साइज दोनों शामिल है जो इसमें किया जा रहा है। सचिन जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बिल्कुल हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को समझाने के लिए कि उनका फंड किस तरीके से थीम चुनता है और क्या फिलॉसफी लेके चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।